हाँ जी दोस्तों, तो आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन जहाँ हमने लास्ट क्लास छोड़ी थी उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हमने ये देखा था कि भाई अकाउंटिंग इक्वेशन जो है अपना फर्स्ट चैप्टर है। इलेवेंथ क्लास में जो हमें बेस बनाने के लिए सबसे पहले कर लेना चाहिए हाँ जी, तो इसका बेसिक फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला जैसे कि हम मैथ्स में पढ़ते थे वैसे इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला है अकाउंटिंग की टर्म का। जैसे कि असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ठीक है जी। और लास्ट क्लास में हमने मोटा मोटी इन सब का आइडिया ले लिया था कि एसेट्स क्या होती हैं। एसेट्स होती हैं संपत्तियां। फटाफट रिवाइज कर रहे हैं हम इस चीज़ को। एसेट्स मतलब संपत्तियां व्हाट वी हैव इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल पोजेशन, लाइक वी हैव बिल्डिंग, मशीनरी, व्हीकल एक्सेट्रा इन फिजिकल पोजेशन। ठीक है जी, वो हमारी एसेट्स हैं। लाइक इन फॉर्म ऑफ राइट्स। राइट्स बोले तो हमने किसी से पैसे लेने हैं। ठीक है जी, हमारी गुडविल हमारा अधिकार है, हमारा ट्रेडमार्क हमारा अधिकार है, तो ये सारी हमारी एसेट्स है। बैंक बैलेंस हमारा अपना है। तो यानी जिस चीज़ पे हमारा अधिकार है, जिसको मोनेटरीली वैल्यू किया जा सकता है, वो हमारी एसेट है। और दूसरा जो एसेट्स, जो संपत्तियां हमें दिखाई देती हैं यानी फिजिकल फॉर्म में होती हैं, जिनकी पोजेशन हमारे पास होती है, वो हमारी एसेट होती हैं। ठीक है जी। तो रिपीट करने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए वैसे, फिर भी कैश, बैंक बैलेंस, बिल्डिंग। यहाँ हमने देखा था कि डेटर्स यानी जिससे हमने पैसा लेना है। ठीक है जी, एक्सेट्रा लिख के आज हम छोड़ देते हैं इसको। ठीक है। कैपिटल, अब कैपिटल क्या होती है, हमने देखा था कि ओनर्स फंड्स इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। ठीक है जी। यानी हम एक बात पे फोकस बड़ा अच्छे से करेंगे कि हम हमेशा अकाउंटेंट होते हैं बिजनेस के। ठीक है जी। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एज एन अकाउंटेंट हमें मालिक के पैसों का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है, पूरा ब्यौरा रखना पड़ता है कि अगर एक समय पर हमारा ओनर हमसे पूछे कि बताओ अकाउंटेंट साहब मेरे कितने पैसे हैं, तो मैं कैसे इसको परिभाषित करूंगा। अब आप ये समझिएगा, मालिक साहब एक दिन बड़े खुश हो रहे हैं कि भाई देखो मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है। तो अगर अकाउंटेंट थोड़ा सा चिढ़ता हो मालिक से, तो वो उसका मुंह उतार सकता है ऐसे करके कि भाई देखो सर ऐसा है, आपके पास सब कुछ है ना, लेकिन आपकी असेट्स है सपोज 1,00,000 रुपए की। 1,00,000 ज़्यादा छोटी होगी, 1 करोड़ कर देते हैं, थोड़ा तो अमीर बना देते हैं मालिक को। ठीक है। 1 करोड़ रुपए की आपकी एसेट्स हैं। ठीक है। और अगर आपकी देनदारियां यानी लाइबिलिटीज अगर हैं 99 लाख रुपए की, तो यानी आप सिर्फ 1,00,000 के मालिक हो, यानी आपका पैसा 1,00,000 है। तो यानी लाइबिलिटीज कम होंगी तो स्थिति अच्छी फील आएगी। लाइबिलिटी कम है तो असेट ज्यादा होने का फायदा है। सिर्फ असेट ही असेट होने से अच्छा, ये वाली सिचुएशन बेटर है पहली, या दूसरी मैं कहता हूं सर मेरे पापा भी एक बिजनेस करते हैं। अकाउंटेंट अगर ऐसा बोले, समझदार अकाउंटेंट होगा तो ऐसा बोल भी सकता है, और सर मेरे पापा भी एक किराने की दुकान करते हैं जिसमें मात्र 10 लाख रुपए का माल है। ठीक है, 1 करोड़ का नहीं है, परंतु देनदारियां सिर्फ 2 लाख रुपए की है। 8 लाख रुपए यानी मालिक का पैसा है। तो बेटर कौन सी है सिचुएशन, ये वाली। ठीक है जी। यानी
इसका ज़्यादा या कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली अकाउंटिंग इक्वेशन हमारे पूरे बिजनेस को पिक्चराइज करती है, जिसकी वजह से इन ब्रॉडर टर्म इन फ्यूचर वी विल कॉल इट एज बैलेंस शीट इक्वेशन और सिंपली बैलेंस शीट। ठीक है जी, मतलब इसको बैलेंस शीट, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं BS, बैलेंस शीट, ओनली बैलेंस शीट और बैलेंस शीट इक्वेशन, दैट्स इट। ओके जी, तो ये लाइबिलिटीज का मीनिंग क्या था, हमने क्या पढ़ा था? लाइबिलिटीज का मीनिंग था ओ, जो हम ओ करते हैं, यानी एक तो होता ओन करते हैं, यानी ये हम इन चीजों को ओन करते हैं। ये इंग्लिश के दो बड़े सिंपल वर्ड है। ओन यानी हम इनके मालिक हैं, ओ यानी हमने ये पैसा देना है। ठीक है जी तो किस किस फॉर्म में हो सकता है ये लाइबिलिटीज? हो सकती है बैंक लोन की फॉर्म में। एक तो बैंक में बैलेंस पड़ा है तो वो हमारी एसेट है। ठीक है जी, ये तो बैलेंस है, लेकिन अब मैं बैंक लोन बोल रहा हूँ इधर। दूसरा, अगर मैंने किसी से वेंडर से एसेट उधार खरीदी है तो क्रेडिटर बोलूँगा मैं उसे, या स्टॉक उधार खरीदा है तो उसको क्रेडिटर बोलूँगा। ठीक है जी, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है जिनके बारे में हमने डिस्कशन किया था कि भाई हम इसमें धीरे धीरे हमें याद हो जाएगी, फिर एक दिन हम बैठ के सारी टर्मिनोलॉजीज को सम अप कर लेंगे कि क्या क्या टर्मिनोलॉजीज है स्पेशल जो हमें याद रखनी चाहिए अकाउंटिंग पढ़ते टाइम। ठीक है जी, उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, OS हम शॉर्ट में बोल देते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब कि इन सिंपल हम बोलते हैं सैलरीज पेबल, रेंट पेबल। ठीक है जी, यानी कोई खर्चा जो इनकर हो चुका है, जो खर्चा इनकर हो चुका है। अब इस पे हम एक पॉइंट निकल के आएगा कि सर खर्चा दिया ही नहीं तो लाइबिलिटी, मतलब हम ये नहीं मान सकते खर्चा दिया नहीं है तो हुआ भी नहीं। नहीं, हम जो ये अपनी अकाउंटिंग पढ़ेंगे, पूरी अकाउंटिंग, हो सकता है ऐसा लगे कि हम बीच में अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर से थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं, लेकिन ये बड़ा फंडामेंटली बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो करते हैं एक्रूअल बेसिस पे। अब ये भी अकाउंटिंग की एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। जैसे कि हम ये कहना चाहते हैं कि भाई ऐसा है, हम अपने अकाउंटिंग में खर्चा देने या इनकम के आने पे डिपेंड ना करके हम कहते हैं कि अगर वो खर्चा अकर हो गया, यानी मैं 1 महीना एक बिल्डिंग में रह चुका हूँ, ठीक है, उसका किराया मुझे देना है, तो यानी वो मुझे एज एक्सपेंस बुक करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल देना तो है ही। ठीक है जी, तो हम अपनी लाइबिलिटी से भाग तो सकते नहीं है, तो उसको मैं लाइबिलिटी बोल रहा हूं ना। देखिए, अगर मेरा खर्चा इनकर हो गया, जब तक दूंगा नहीं तब तक वो मेरी लाइबिलिटी है। ठीक है जी, तो वो मेरा, इस फंडामेंटल को बोलते हैं हम एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कि हम अपने खर्चे और इनकम को एक्रू होते ही रिकॉर्ड कर लेंगे। सपोज एक टीचर पढ़ाता है स्टूडेंट्स को, अगर वो उसने पढ़ाया नहीं है और बच्चे ने फीस दे दी, अगर बच्चे ने फीस दे दी एडवांस में, तो वो मेरी लाइबिलिटी है। ठीक है, तो एडवांस इनकम भी लाइबिलिटी होगी। ठीक है जी, समझ में आ रहा है? क्यों? अभी तक मैंने उस इनकम के बदले में हक अदा नहीं किया, बच्चे का जो हक है उसकी पढ़ाई। ठीक है जी, तो यानी जब तक कोई वो खर्चा या इनकम एक्रू नहीं होगी तब तक वो रिकॉर्ड एज इनकम या एक्सपेंस नहीं होगी। लेकिन एक्रू हो गई, एक्चुअल में पे करी है या नहीं करी, वो एक्सपेंस या इनकम रिकॉर्ड हो जाएगी। सपोज मैंने 10 बच्चों को पढ़ाया जिसमें से फीस 8 की आई, तो 8 की आई, 2 की फीस नहीं आई, तो वो मेरे लिए क्या बन गए? वो 2 बच्चे बन गए डेटर्स। ठीक है जी, डेटर्स यानी जिनसे मैंने पैसा लेना है। ठीक है जी, तो डेटर बन जाएंगे कि भाई मैंने इतने लोगों के लिए काम कर दिया या मैंने इतनों को गुड्स दे दिया परंतु पैसे नहीं आए, तो वो मेरे डेटर्स हैं। ठीक है जी, तो ये बेसिक सा फंडामेंटल है अकाउंटिंग इक्वेशन का, बड़ा ही शानदार, जिसको अब हम क्वेश्चंस की फॉर्म में करेंगे। ठीक है, तो एक बड़ा सा क्वेश्चन उठा लेते हैं जिससे हमारे को क्लैरिटी ज़्यादा अच्छे से आ जाए। ठीक है जी, ठीक है जी, तो अब हम बड़े क्वेश्चन के तौर पे, ये 2018 एडिशन की बुक से है, TS ग्रेवाल। तो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन, जो सबसे लेंदी क्वेश्चन है, हम वो उठा रहे हैं जिसमें सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाए, यानी क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है जी, जिसमें
क्वेश्चन क्या बोलता है, शो एन अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। ठीक है जी, कि इन ट्रांजेक्शन के बेस पे अकाउंटिंग इक्वेशन बनाओ। तो पहली ट्रांजेक्शन क्या है, सुनील स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश रुपीज 1,50,000। ठीक है जी, तो अब हम अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन का जो रूल है वो रूल लिख लें, इक्वेशन लिख लें अपनी। असेट्स को लिख के थोड़ी सी जगह मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ कि असेट्स के नाम आते रहेंगे। ठीक है, कैपिटल अपने आप में एक ही होती है। ठीक है जी, कैपिटल को बीच में लिख लेते हैं, प्लस लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज के लिए भी थोड़ी सी जगह छोड़ लेंगे क्योंकि लाइबिलिटीज के भी नाम बढ़ सकते हैं। तो पहली ट्रांजेक्शन क्या बोलते हैं, सुनील स्टार्टेड बिजनेस। तो सुनील को हम क्या बोलते हैं, मालिक यानी ओनर हुआ सुनील। तो कैपिटल में आ गया 1,50,000 और अब 1,50,000 किस फॉर्म में आया है, कैश की फॉर्म में आया है, तो इधर ऐड हो गया 1,50,000। ठीक है जी, एम आई राइट? ओके। सेकंड, opened a bank account by depositing 25,000 out of cash in the name of in firm's बैंक अकाउंट। तो एक बैंक अकाउंट खोल लिया गया, ठीक है जी, बैंक अकाउंट में 25,000 रुपये जमा करवा दिए। ठीक है जी, जो कैश में से लेस हो गए। तो जरूरी नहीं है इज इक्वल टू के, यानी ये नदिया के उस पार भी कोई ट्रांजेक्शन होनी है। दोनों ट्रांजेक्शन इस इज इक्वल टू के इधर भी हो सकती है, जो इधर ही होगी। ठीक है, अब आपको एग्जाम में पूरे मार्क्स चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक ट्रांजेक्शन पूरी होने के बाद एक लाइन खींच के न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन क्रिएट करके दिखानी पड़ेगी। यानी बैलेंस इतना कैश रह गया, बैंक में इतना पैसा रह गया, कैपिटल इतनी है जी, लाइबिलिटी 0 है। ठीक है, ये नंबर्स के लिए है। इन शॉर्ट आप प्रैक्टिस के लिए ये लाइनें ना भी खींचो, सीधी करते जाओ और लास्ट में प्लस माइनस कर लो, वो भी पॉसिबल है। बट हमें तो जो पेपर में करना है मैं वही सिखा रहा हूं आपको। ठीक है जी, थर्ड ट्रांजेक्शन हमारी क्या है, he sold his personal car for rupees 50,000 deposited the amount in firm's bank account। ओके, मतलब उसने अपनी कार बेची पर्सनल 50,000 रुपये में और फर्म के अकाउंट में पैसे जमा करा दिए। अब वो यहाँ हमें बहकाना चाहता है कि कार तो थी नहीं, बेच कहाँ से दी। तो उसके पर्सनल चीजें क्या है, हमें कोई लेना देना नहीं था। हमें तो अपने बिजनेस से संबंधित बात करनी है और हम किसके अकाउंटेंट है, उसके पर्सनल अकाउंटेंट कतई नहीं है, हम इसके बिजनेस के अकाउंटेंट है, यानी फर्म के अकाउंटेंट है। तो हमें फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो फर्म का पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है, 50,000 रुपये फर्म के खाते में आए हैं, तो मैं 50,000 रुपये खुशी खुशी फर्म के खाते में जमा करवा दूंगा। ठीक है जी, और कहाँ से आए हैं, हमारी तो थी नहीं कार ही मालिक ने खुद बेच के दिए, तो मालिक की कैपिटल बढ़ गई। ठीक है जी, फिर से हम ये बच्चों वाला काम तो करना ही पड़ेगा हमें। ठीक है जी, मार्क्स चाहिए तो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बोर्ड का पेपर नहीं है तो हम कुछ भी कर देंगे। भाई पेपर बोर्ड का हो चाहे कैसा भी हो, टीचर की इच्छा अनुसार ही करना पड़ेगा। तो ये हर टीचर यही चाहता है कि हर लेवल पे बच्चा अकाउंटिंग इक्वेशन बना के दिखाए। बैंक में कितना पैसा हो गया, 75,000। मालिक का कितना पैसा हो गया, 2 लाख। लाइबिलिटी 0। अभी तक भी सिचुएशन बड़ी अच्छी लग रही है बिजनेस की। ठीक है जी, अगली ट्रांजेक्शन फोर्थ, ही परचेज द बिल्डिंग एंड फर्नीचर फॉर रुपीज 1 लाख। ठीक है जी, बिल्डिंग एंड फर्नीचर, अब इसने टुकड़े नहीं करे तो हम एक ही मान के चलेंगे। ठीक है, तो अगली एसेट क्रिएट कर लेते हैं, बिल्डिंग एंड फर्नीचर, एक ही नाम क्रिएट करना है। ठीक है जी, तो अब ऊपर से कैसा चला आ रहा है, ये 0 0 0 0 0। ठीक है, यहां तक ये 0 0 चला आ रहा था। ठीक है, अब फोर्थ ट्रांजेक्शन में इसने बताया कि हमने
1,00,000 रुपए की खरीदी है। अच्छा ये नहीं बताया कैसे खरीदी है, बैंक से पैसा दिया है या कैश पे किया है, या हो सकता है उधार पे लिया हो। तो अकाउंटिंग का एक फंडामेंटल रूल है कि जब कुछ ना बोला हो तो सबसे सिंपल सोचना है। तो ये सोचना है कि पैसे पड़े भी थे 1,25,000, तो कैश में ही खरीदा होगा। हाँ, कहीं आप यूं सोचने लगे नहीं नहीं सर 1,00,000 की आइटम है तो उधार में खरीदा होगा, क्या कोई नाम दिया है कि फला आदमी से खरीदा है? हाँ, अगर ऐसा नाम दिया होता ABC लिमिटेड से खरीदा है और ना बोला होता कैश में दिया है, तो हम मान के चलते कि ABC लिमिटेड पे है नहीं, उधार पे खरीदा होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं बोला तो हम बड़ी लॉजिकल अजम्पशन लेंगे कि नगद में ही खरीदा है। ठीक है, अब बैलेंस कैश रह गया 25,000, बैलेंस बैंक में रह गया 75,000, बिल्डिंग एंड फर्नीचर और भी आ गया 1,00,000। आप देख रहे हो इज इक्वल टू वाला रूल हमेशा सही चलेगा। इज इक्वल टू आज भी नहीं बदला। जो मैथ में आपने 5वीं क्लास या 4थी क्लास में पढ़ना स्टार्ट किया था, इज इक्वल टू का मीनिंग वही रहेगा कि यानी दोनों साइड्स बराबर ही रखनी पड़ेगी। अगर मिसमैच हो जाए तो समझ लेना कुछ गड़बड़ होगी। ठीक है जी, अब अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है ही परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट बोल दिया या ना भी बोलता तो भी बोल दिया फ्रॉम राम, यानी नाम लेके स्पेशली बता रहा है, तो हम ये मान के चलते हैं कि पैसे नहीं दिए होंगे। ठीक है जी, तो उधार पे ही होगा। और ये तो बड़ा शरीफ क्वेश्चन है, बोलता है क्रेडिट पे खरीदा है। ठीक है, तो अब चलो लाइबिलिटी का भी आगाज। बेटा कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है ना, तो धीरे धीरे बिजनेसमैन के दिमाग में आ ही जाता है उधार पे खरीद लेता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि सबसे सरल रास्ता है मार्केट में दूसरों के पैसे पे व्यापार करना। ठीक है, तो लो जी, इसने भी अब तक जो शराफत भरी दुनिया थी इसने ख़त्म कर दी। क्रेडिटर नाम से लाइबिलिटी पैदा कर ली पहली बार 50,000 रुपये के गुड्स खरीद के। ठीक है, और इधर भी नई एसेट खड़ी हो गई स्टॉक्स के नाम से, जो अभी तक 0 0 0 0 0 0 प्लस 0 आ रही थी, लेकिन यहाँ पे प्लस 50,000 हो गई। ठीक है जी, ये ट्रांजेक्शन नंबर 5 हो गई। और अब एक नई लाइन। ठीक है, ये रिपीट करना बहुत ही बोरियत भरा काम है, लेकिन हमारे बोरियत पे कुछ टिका नहीं है। मार्क्स लेने हैं तो रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है जी, बस ये चेक करते जाना कि टोटल मैच हो रहा है। मैच हो रहा है कि नहीं? 2.5 लाख राइट साइड में और 2.5 लाख ही लेफ्ट साइड में। ठीक है जी, अगली ट्रांजेक्शन, ही पेड कार्टेज ₹500। ठीक है जी, यानी उसने कार्टेज क्या होता है? भाड़ा। रिक्शा के भाड़े को कार्टेज बोलते हैं। ठीक है जी, फ्रेट बोल देते हैं अगर ट्रक में मंगवाया होता तो। ठीक है, ये मायने नहीं रखते है, तो नॉर्मल इंग्लिश के वर्ड है। ठीक है ना, दोनों को आप स्वैप भी कर सकते हो। भाई आपने मंगवाया ट्रक में, बोल दिया कार्टेज दिया मैंने। हालांकि मैंने आपको लीगल टर्म्स बता दी कि भाई इन जनरल फ्रेट बोलते हैं जब ट्रक वगैरह में मंगवाए, कार्टेज रिक्शा में। ठीक है, तो इसने 500 रुपये दिए हैं तो रिक्शा में मंगवाया होगा। ठीक है, तो 500 रुपये। अब क्या करें, 500 रुपये कैसे दिए हैं तो ये नहीं बताया, लिखा है क्या कैश में दिए? यही मानना पड़ेगा। ठीक है ना जी, और पेड बोला है तो पेड तो किए ही है, चेक तो देगा नहीं इतनी छोटी अमाउंट का जब तक बोले ना। अरे ये क्या कर दिया मैंने, कार्टेज पे किया है। ठीक है, और कैपिटल से माइनस कर दिया। अब देखिए, अगर कार्टेज पे किया होता किसी फिक्स्ड एसेट के लिए, इसने नहीं बोला किस काम के लिए पे किया है। ठीक है जी, तो हम मान के चल रहे हैं स्टॉक के लिए पे किया होगा। ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट के लिए पे करता तो उसके रूल हम पढ़ेंगे फ्यूचर में। एक चैप्टर आएगा फिक्स्ड एसेट्स के लिए स्पेशली, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि भाई फिक्स्ड एसेट के लिए जो खर्चा किया जाता है अपनी जगह पे लाने तक के लिए, वो सारा ऐड हो जाता है फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में। लेकिन यहाँ पे ये सीधा सीधा खर्चा यानी लॉस माना जाएगा, तो ये मालिक के पैसों से कम कर दिया जाएगा। ठीक है जी, सिंपल सा फंडामेंटल है।
अगली लाइन, अब ये बिल्कुल बोरियत भरा काम लग रहा है कि बिल्कुल रिपीट करनी पड़ रही है सेम बात। क्या मैच हो रहा है जी? ठीक है, अगली ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन नंबर 7, ही सोल्ड टू श्याम ऑन क्रेडिट गुड्स कॉस्टिंग ₹6,000 फॉर 9,000। ठीक है जी, यानी 6,000 रुपये के गुड्स उसने 9,000 में बेचे श्याम को उधार में। तो श्याम को उधार में बेचे स्पेशली बताया है, तो हमारी एक नई एसेट क्रिएट हो जाएगी, क्या? डेटर्स। ठीक है जी, अब यहाँ नीचे 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 लाएंगे तो जीरो जीरो लिखना है। 9,000 रुपये लेने हैं हम हमने इससे। माल कितने का गया? स्टॉक है 50,000 का, जिसमें से 6,000 का गया, और 3,000 रुपये का क्या हुआ है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट किसका? मालिक का। ठीक है जी, ट्रांजैक्शन नंबर 7। फिर से नई ट्रांजैक्शन। ठीक है जी, अब ये सॉरी 24,500 प्लस 75,000 प्लस 1 लाख प्लस 44,000 का गुड्स रह गया, 9,000 डेटर हो गया हमारा, और 2,02,500 हमारा कैपिटल होगी, और 50,000 लाइबिलिटी होगी। अब जैसे जैसे साइज बढ़ता जा रहा है, आपको भी स्पेस कॉपी में मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। ठीक है जी, तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए मेरे पास तो एक सोल्यूशन है कि मैं एक्सेल की फाइल खोल लूँ एक। ठीक है, और ख़ास करके ये वाला क्वेश्चन अब आगे एक्सेल में कर दूँ तो आपको आसानी से मैं इसको बढ़ा पाऊँगा। तो हमारी एसेट्स क्या क्या हैं? सबसे पहले हमने एसेट्स में क्या क्या आइटम है? कैश, बैंक, बिल्डिंग एंड फर्नीचर, स्टॉक एंड डेटर्स। इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में क्या है? अब देख रहे हो कितना आसान हो रहा है। इसमें लाइबिलिटीज में है क्रेडिटर। ठीक है जी, अब ये 7th ट्रांजैक्शन के बाद की मैं इसमें फॉर्मेट कर लेता हूँ ताकि इजीली मैं आपको समझा पाऊँ। 24,500 का कैश है, बैंक बैलेंस 75,000 है, प्लस प्लस का साइन आप एज्यूम कर लेना। फर्नीचर बिल्डिंग 1,00,000 रुपये है, स्टॉक 44,000 है क्योंकि अभी 6,000 वाला स्टॉक 9,000 में बेचा था। डेटर 9,000 है क्योंकि 6 वाला 9 में बेचा, तो इससे हमने पैसे तो लेने ही हैं। ठीक है जी, कैपिटल हमारी बढ़ के 2,02,500 हो गई है, और क्रेडिटर हमारा जिससे हमने माल उधार में खरीदा था 50,000 रुपये है। ठीक है जी, अब ये थोड़ा सुधरा हुआ सा फील हो रहा होगा, आई होप।
ठीक है जी। इधर अब तो मेरे लिए इजी है ये प्रूव करके दिखाना भी बार बार कि हमें इन सब का सम जो है इक्वल आना चाहिए। ठीक है जी, इक्वल है, बड़ा अच्छा फील आ रहा है। ठीक है, अब अगली ट्रांजैक्शन पे आते हैं। अगली ट्रांजैक्शन है रिसीव्ड रेंट फ्रॉम टेनेंट्स 1000। तो अब ये मान के चलना पड़ेगा कि ये बिल्डिंग इसकी पर्सनल वाली नहीं है, जो अभी अभी खरीदी थी 1 लाख रुपए की, उसके एवज में 1000 रुपये का रेंट इसको मिला है। ठीक है जी, तो उस बिल्डिंग का जो रेंट मिला है इसको, उसको हम अब 7th ट्रांजैक्शन के रूप में कैश ऐड हो जाएगा 1000 और कैपिटल में ऐड हो जाएगा 1000। ठीक है जी, यानी इज इक्वल टू बना रहा। ठीक है, तो फ्रेश ट्रांजैक्शन फिर से क्या क्रिएट हो जाएगी, फ्रेश ट्रांजैक्शन अब क्या होगी, ये हमने वैसे ही करके दिखाई थी, इसका कोई लॉजिक नहीं था। तो फ्रेश ट्रांजैक्शन अब हमारी हो गई है। अब इजी लगता है, 2,53,000 इधर हो गया और 2,53,000 इधर हो गया। ठीक है जी, इक्वल है यानी। अब अगली ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नंबर 8 रिसीव्ड रेंट, ओके सॉरी 7th तक हमने इधर कर ली थी, ये हमने 8th करी थी रेंट वाली। तो यानी अब हम ट्रांजैक्शन नंबर 9 कर रहे हैं, जिसमें वो बोलता है रिसीव्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम टेनेंट, यानी किराएदार से 1000 रुपये, 1500 रुपये यानी 1500 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट मिला। ठीक है जी, तो फिर से पैसा आया 1500। ठीक है जी, अब आया तो क्या हमारी इनकम बन गई, ऐड कर दो इसमें? नहीं, क्योंकि सिक्योरिटी डिपॉजिट है, यानी कल को उसको वापस देना पड़ सकता है। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव्ड, देखिए अब कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जिसको सिंपली हम ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते। मैं आपको बोल दूं कि सिक्योरिटी डिपॉजिट सुनते ही समझ लेना असेट होगी, ऐसा नहीं होगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट लाइबिलिटी भी हो सकती है, क्योंकि सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव करी है हमने। ठीक है जी, तो ये 1500 हमारी क्या हो गई, लाइबिलिटी होगी। ठीक है जी, यानी अब फ्रेश ट्रांजैक्शन क्या बनेगी, और इस मजबूरी को हम भूलेंगे नहीं, शॉर्टकट का भी फॉलो नहीं करेंगे, फिर से ये काम करना ही पड़ेगा। हाँ, ये इंश्योर करते रहना कि इनका टोटल सेम आए। जैसे कि इसका टोटल आ रहा है 2,55,000। ठीक है जी, तो इधर का भी सेम ही आ रहा होगा होपफुली, 2,55,000। ठीक है जी, अगली ट्रांजेक्शन परचेज स्टेशनरी फॉर कैश 100 रुपीज़। अब देखिए स्टेशनरी खरीदी है, माइनस होगा 100 रुपया, कैश में खरीदी है तो ट्रांजेक्शन नंबर 10 है। ठीक है, अब स्टेशनरी को क्या मैं एसेट में ऐड कर लूं, है जी, स्टेशनरी को मैं असेट्स में ऐड करूं या क्या करूं, मुझे इसको लाइबिलिटी सॉरी कैपिटल से लेस कर देना चाहिए। हम ये मान लेंगे कि ये स्टेशनरी आई होगी और खर्च होगी। ठीक है, ठीक है जी।
1 लाख की स्टेशनरी बोलता तो हम ऐड कर देते, ठीक है, एक स्टेशनरी के नाम से एसेट बना देते। लेकिन यहाँ हम ये जूम कर रहे हैं कि ये स्टेशनरी आके पेन पेंसिल खरीदी होगी जो खर्च हो गया, ठीक है। फिर से टोटल चेक करें क्या, इसका आ रहा है टोटल, इधर नीचे नहीं, ये इधर नीचे नज़र आ रहा है क्या, हाँ जी 254,900, इधर भी सेम ही आ रहा होगा होपफुली 254,900, ठीक है जी, ओके। अगली ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन नंबर 11, इन्वेस्टेड इन शेयर्स पर्सनल 50,000, ठीक है जी। अब बिल्कुल पर्सनल और पर्सनल पैसों से खरीदे होते, ठीक है, तो हम क्या मानते, भाई पर्सनल शेयर्स हैं, पर्सनल पैसों से खरीदे तो हमें तो कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। लेकिन हो सकता है इसने शेयर्स खरीदे तो कैश में नहीं होंगे, बैंक से ही खरीदे होंगे, लेकिन बिजनेस वाले बैंक से खरीद लिए होंगे। तो अब हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं 50,000 कि हमारा बैंक बैलेंस इसने यूज कर लिया, जैसे ये वो लाया था, कार बेच के पैसे लाया था, इसके उसी की ज़्यादा वो लगी हुई थी कि मैं अपने पैसे लाया था वापस लेके जाऊंगा, है ना। इन मालिकों को भैया ये रहता ही है जनरली, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ में जब जॉब करने जाओगे तो ये बात बड़े अच्छे से देख लोगे कि मालिक पहले अपने पैसे निकालना चाहता है आजकल व्यापार से, अच्छे मालिक नहीं निकालते, ठीक है जी। तो ठीक है जी, अच्छा एग्जाम में तो आपको ये ट्रांजैक्शन भी रिपीट करनी है बराबर में, एक और कॉलम बनाना है इधर पर्टिकुलर्स का, इधर ये ट्रांजैक्शन रिपीट करनी है, ट्रांजैक्शन नंबर जैसे ये 11th है तो वो भी रिपीट कर लेना, ठीक है। अब फिर से हमारा वही काम, फिर से अग्नि परीक्षा, ये लो जी, ये हर बार देनी पड़ेगी, ठीक है। रूल इज़ रूल, रूल कभी ब्रीच नहीं करने, ठीक है। तो टोटल 2,04,000 रह गया, इधर भी 2,04,900 है, इधर भी 2,04,900 है, ठीक है जी। अगली ट्रांजैक्शन 12th नंबर, रिसीव्ड इंटरेस्ट इन कैश 200, तो फिर से वही इंटरेस्ट आया है तो मान लेंगे बिजनेस में ही आया होगा, ठीक है जी। और बिजनेस में आया तो मालिक का है, ठीक है। अब ये है कि भाई इन्वेस्टमेंट तो उसने पर्सनली करी थी तो इंटरेस्ट पर्सनली आया होगा, ठीक है। ये बात एजम्पशन पे है, हम ये मान रहे हैं बिजनेस में आया तो ये मालिक का पैसा बन गया, ठीक है जी। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसी कोई बातें आती नहीं है कि जो आपके साथ अंधेरगर्दी हो जाए कि आपको पता ही ना हो कि ये कैसे आया है। आप पूछ लोगे साफ साफ कि भाई ये पैसा कैसे आया है, तो बोले पर्सनल आया है तो पर्सनल है, वरना बिजनेस का है। अब क्वेश्चन की फॉर्म में आता है तो कई बार हम मजबूर हो जाते हैं इन चीज़ों को सोचने पे, ठीक है जी। इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल 25,000, अब वो फ्रेश कैपिटल लाए हैं 25,000 की, ठीक है जी। कैसे लाए हैं, कैश में या बैंक की फॉर्म में? कैश में लाया होगा, ठीक है जी। तो कुछ प्रिजम्पशंस लेनी ही पड़ेंगी, हाँ जी, बातें नहीं, ठीक है। तो यानी और कैश बढ़ गया और कैपिटल लाए हैं तो कैपिटल बढ़ गई, ठीक है जी। मैं पहली बार जब अकाउंट्स की क्लास मैंने ज्वाइन करी थी तो ये देख के मैं समझ गया था अकाउंट्स बड़ा इजी चीज़ है, ठीक है जी। इसी तरीके से पहला चैप्टर स्टार्ट टीचर इसीलिए करवाता है आपका कॉन्फिडेंस बन जाए, ठीक है। इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। आप देख रहे हैं 2,30,100, ये तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा आपने 5th 6th क्लास में कोई किया हो ऐसा छोटा सा काम, नहीं, प्लस माइनस ही चल रहा है। नेक्स्ट एंड लास्ट ट्रांजेक्शन, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ओहो, मतलब ख़त्म जो किया है ना बात को,
बड़े ही दुख के साथ किया है, ठीक है जी, कि लॉस करवा दिया बेचारे को, आग से उसका गुड्स जल गया है 500 रुपये का। तो अब क्या करें, गुड्स -500 और नुकसान किसका, मालिक का, ठीक है जी। तो वो लेस हो गया कैपिटल से। एंड फाइनली वी आर क्लोजिंग आवर अकाउंटिंग इक्वेशन एट लास्ट। जो टोटल मैंने बीच में करके दिखाया था वैसा टोटल अब हम करेंगे जो आपको एग्ज़ाम में करके दिखाना है। ट्रांजैक्शन ओवर हो गई है, ठीक है जी। तो अब आप देख सकते हैं दोनों का टोटल। ये बहुत ही दुख की बात है कि आपको ऐसा एक्सेल नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे अलाउड है तो इसलिए मैं कर रहा हूँ इसका यूज़, ठीक है जी। आपको कैलकुलेटर भी नहीं मिलेगा। 12th क्लास तक ऐसी चीज़ें इसलिए नहीं मिलती कि आप अपनी जो कैलकुलेशन की क्षमता है उसको बनाए रखें, एकदम से भूल ना जाए। 10th के बाद एकदम से हवा में उड़ने लग जाए, अच्छा अभी कैलकुलेटर नहीं। हाँ, 12th के बाद ये बात मान ली जाती है कि अब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आने वाले हैं, यानी दुनियादारी में तो आपको कैलकुलेटर मिल ही जाएगा, 100 रुपये का आता है, आप खरीद लेंगे, ठीक है। अगर कंपनी वाले नहीं देंगे तो पर्सनली खरीद लेंगे, ठीक है। तो इसलिए जब दुनियादारी में आ जाओगे तो 12th के बाद से हर क्लास में, CA में, BCom में, MCom में, हर क्लास में आपको कैलकुलेटर अलाउड होता है, ठीक है जी। बस ये यहीं पे अलाउड नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्टकट चल रहा हूँ, तो उससे जलना मत, ठीक है। तो ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का ओवरऑल बेसिक क्वेश्चन वी कैन से कि समाप्त हो गया, जिसमें ओवरऑल पिक्चराइजेशन समझ में आ गई है। उम्मीद करता हूँ कि बहुत फ़ायदेमंद होगा ये। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में, चिन्ह से। जो देखिए काफ़ी सारी चीज़ें ना, ऐसा फील आएगा कि सर यार प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है क्या। प्रैक्टिकल लाइफ में ये वाले क्वेश्चन देखो, जो अभी अकाउंटिंग इक्वेशन बड़े तौर पे पड़ी है, ये तो आपको कोई भी ओनर आपका बोल सकता है कि बताओ यार मैंने ये 10 ट्रांजैक्शन करी है, अभी आप बताओ, एक जादूगर की तरह कि बताओ मेरे क्या स्थिति रहेगी अभी। तो आप ऐसे अकाउंटिंग इक्वेशन उसकी बना सकते हो इन शॉर्ट, और कुछ स्मार्ट बिजनेसमैन ऐसी खुद बनाते भी हैं, ठीक है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये भी कभी कभार देखने को मिल सकते हैं। तो इसको ना इतना बेस मान के चलना है कि बिल्कुल ये वो बेस है कि जो चाहे मैं CA हूं, आज भी ये लॉजिक्स जो अब हम छोटे छोटे क्वेश्चंस की फॉर्म में करने वाले हैं डिस्कस, आज भी ये लॉजिक्स यूज होते हैं। कि वो बोलता है क्वेश्चन नंबर 19 में, इफ द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज 3 लाख एंड लाइबिलिटी इज 50,000, लॉस 70,000, कैलकुलेट द टोटल असेट्स ऑफ द बिजनेस, ठीक है जी। तो जिस जिस फॉर्म में इसने बोला है हम इसी रूल के तहत चलते रहते हैं। अब देखना, मेरे को तो यही काम आ जाएगा, मेरा एक्सेल, ठीक है। एक्सेल की कुछ चीज़ें बड़ी शानदार होती है। अब देखना, ये प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे तो सब मिल जाएगा। हाँ जी, अब वो जो जो बोलता जा रहा है मैं वो लिखता जाता हूँ। क्या बोलता है वो आपके क्वेश्चन में, कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज 3 लाख, तो कैपिटल 3 लाख है, ठीक है जी। उसके बाद लाइबिलिटी 50,000, लाइबिलिटी 50,000 है, ठीक है जी। ये दरिया के उस पार है, नदिया के उस पार होता है या शायद दरिया के उस पार, जो भी होता है, ठीक है। नदिया के उस पार ये चीज़ें बता दी है उसने हमें, ठीक है। उसके बाद बोलता है लॉस। ओ बाबा, लॉस किसका, लॉस मालिक का, यानी कैपिटल जो बताई जा रही है, यानी वो कैपिटल में से लॉस तो लेस करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब बोलता है नेट कैपिटल कितनी, 230, लाइबिलिटी कितनी, 250, टोटल कितना, 280, ठीक है जी। तो यानी एसेट्स कितनी हुई,
अब इसको चलो वैसे लिख के देख लेते हैं, लिखित में ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्या हो गया? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 19, असेट्स। सबसे पहले इसका यही रूल है, आप लिख के रख लेंगे कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ठीक है जी। उसने बताया असेट्स मुझे पता नहीं है, तो जो आप मैथ्स में करते थे छोटा छोटी चीज़ें, ठीक है। कैपिटल है 3 लाख, लाइबिलिटीज है 50,000, माइनस लॉस है कैपिटल में से 70,000, तो 230 होगी कैपिटल प्लस लाइबिलिटी होगी 50,000। तो ये तो बिल्कुल ही चीना सा क्वेश्चन था, जो आपने शायद 5वीं क्लास में ऐसे क्वेश्चन किए थे। ठीक है जी, बिल्कुल ही जी है। x इज इक्वल टू, तो इसको x मान लो भाई। अब ये लेट वेट वाले टाइम चले गए, लेट एसेट्स बी x, ऐसा नहीं करना अपने को, सिंपल ऐसे ही लिखे रखना है, एसेट्स लाइबिलिटी कैपिटल। ठीक है, अगला क्वेश्चन। आगे अगला एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, इफ टोटल असेट्स ऑफ द बिजनेस आर 1,30,000, नेट वर्थ इज 80,000, कैलकुलेट क्रेडिटर्स। अब देखना जी, टोटल असेट्स ऑफ द बिजनेस आर 130, असेट्स 130, हाँ जी। अब देख लेना, असेट्स 130 है, कैपिटल उसने बताई नहीं है, नेटवर्थ वो बता रहा है 80,000 है, तो क्रेडिटर बताओ। तो अब नेटवर्थ क्या होती है, आप उसको यूं मान के चलो कि नेटवर्थ जो आपकी कैपिटल होती है, मालिक का जो पैसा होता है, वही नेटवर्थ होती है। तो कैपिटल उसने नहीं बताई, प्लस लाइबिलिटी बता दी कितनी है, लाइबिलिटी नेटवर्थ ही 80,000, सॉरी नेटवर्थ कैपिटल को बोलते हैं, तो कैपिटल बता दी 80,000, लाइबिलिटी नहीं बताई, यानी क्रेडिटर नहीं बताया। ठीक है जी। तो अब जो रूल है ये इधर आ जाएगा। ठीक है जी, तो इधर आएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, यही रूल है। तो इतनी सिंपल मैथ तो हम क्या समझाएं, लाइबिलिटीज इज इक्वल टू असेट्स माइनस कैपिटल, ऐसा बोला जा सकता है। 1,30,000 माइनस 80,000, तो लाइबिलिटीज आ गई 50,000। ठीक है जी, आई होप ये क्वेश्चन नंबर 20 समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन, ए कमेंस हिज क्लॉथ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2017 विद अ कैपिटल ऑफ ₹30,000, यानी उसने बता दिया कैपिटल है 30,000। ऑन 31 मार्च 2018 हिज असेट्स वर वर्थ ₹50,000। ओके, अब वो डेट पे आ गया, 1 अप्रैल को कैपिटल लगाई थी 30,000, तो अब जैसे ही डेट बदल गई तो डेट से डेटा बदल जाता है, तो पुरानी डेट को एक बार साइड में रख देते हैं। 31 मार्च की बात कर रहा है, 31 मार्च 2018 को वो बता रहा है असेट्स हैं कितनी, 50,000, एंड लाइबिलिटीज 10,000।
हाँ जी, ये नरेशन ये लिखनी नहीं भूलेंगे हम, इक्वेशन। लाइबिलिटीज कितनी है? 10,000। तो कैपिटल नहीं पता, कैपिटल का वही रूल, कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स 50,000 माइनस 10,000 लाइबिलिटीज। तो कैपिटल कितनी आ गई? 40,000, यानी ये इस डेट की कैपिटल है। ठीक है जी। तो अब वो बोलता है एंड प्रॉफिट अर्नड, फाइंड आउट हिज क्लोजिंग कैपिटल, वो हमने निकाल ली 40,000। प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, तो बताया ना कि जो मालिक का पैसा है अगर वो बिजनेस में बढ़ गया, शुरू कितने से किया था? 30,000 से, अब कितना है? 40,000। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। ठीक है जी। तो क्लोजिंग कैपिटल है हमारी 40,000 माइनस ओपनिंग 30,000। तो ये बेसिक आइडिया जो है अकाउंटिंग इक्वेशन का हो गया है। ठीक है जी। और बचे हुए क्वेश्चन आप कर सकते हैं अपने घर पे, और अगर कोई क्वेरी हो तो मेरे नंबर पे आप लोग पूछ सकते हैं। नंबर मैं आपको लिख के देता हूँ, 9250577309। ठीक है जी। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपकी कोई क्वेरी है। सिर्फ व्हाट्सएप, ओनली व्हाट्सएप, नो कॉल्स। ठीक है जी। तो आप इस नंबर पे अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। तो आज की क्लास हम समाप्त करते हैं।